how well prepared you are to take on this BJP, JDU and RJD Congress combined? We are well prepared in the sense that last 3 years we have put in the work that was needed, and now the ball is in the court of the people. They have to decide कि उनको शराब माफिया, बालू माफिया, चोर, बदमाश, भ्रष्ट नेताओं का राज चाहिए या अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, नामचीन वकील, समाज सेवी, राजनेता उनका राज चाहिए। तय उन्हें करना है। By and large, what we had to say, we have already said. We have tried every means to reach, convince people whatever way we could have. अब लोगों के सामने अगले 15 से 20 दिनों के सामने विकल्प है। उनके पास उन नेताओं को वोट देने का विकल्प है जिनसे वो त्रस्त हैं, या फिर एक नई व्यवस्था बनाने का रास्ता है। अभी तक बिहार में पिछले 30-35 साल में लोग ये कहते रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास विकल्प नहीं था। लालू जी के डर से लोग भाजपा नीतीश को वोट देते हैं, भाजपा के डर से मुसलमान यहाँ के लालू जी को वोट देते हैं। तो अब वो एक्सक्यूज़ नहीं है, अब आपके पास विकल्प है, हर 243 सीट पर विकल्प है। अब अगर आप गलती करेंगे और गलत लोगों का चुनाव करेंगे तो फिर तैयार रहिए, आपके बच्चों के साथ जो आज हो रहा है वो आगे भी होता रहेगा। फिर आपको ये कहने का अधिकार नहीं होगा कि इस सरकार में लोग बड़ा भ्रष्ट है, अफसरशाही है, बदमाशी है, क्योंकि अभी तो आपके पास रास्ता है, विकल्प है, आप चुन लीजिए। प्रशांत किशोर जी, आपको कहा जाता है कि आप एक एस्पिरेशनल बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने अभी इतनी ज़्यादा बिहार के लिए यात्रा भी की है, तो आपको क्या लगता है कि जन स्वराज पार्टी की कितनी टिकट्स आएंगी? कितनी सीट आएगी इसको मैंने पिछले कई महीनों में आंसर किया है। जो हम लोग देख रहे हैं, बिहार में बदलाव तय है। 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, वो चाहे किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, किसी जाति, किसी धर्म के हों, बदलाव सब आदमी चाहता है। क्योंकि बिहार 1990 से लेकर अभी तक, 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। 2005 में जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने तब भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था, और आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो अगर लोगों की स्थिति सुधरी नहीं है तो लोग बदलाव तो चाहते ही हैं। अब उनके पास दो विकल्प है, या तो वो 15 साल 20 साल पुरानी जो लालू जी की जंगल राज वाली व्यवस्था थी उसको वापस लाएं और इस होप के साथ लाएं कि इस बार वो लोग बदल जाएंगे, इस बार बेहतर काम करेंगे, या वो एक नई व्यवस्था जो बनी है जन स्वराज उसके साथ जाएं। तय उनको करना है। बदलाव तो निश्चित है, एनडीए का जाना तय है, नीतीश कुमार का जाना तय है। आप देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है, टिकट तक नहीं बांट पा रहे हैं। भाई 2 दिन बचे हैं फेज 1 के चुनाव के नामांकन के तिथि खत्म होने का। अभी तक दोनों गठबंधनों में ये नहीं पता है कि कौन कितनी सीट लड़ रहा है, कौन लड़ेगा, प्रत्याशी कौन होगा, प्रत्याशी की छवि क्या होगी, उसका प्रोग्राम क्या होगा, सब बात छोड़ दीजिए। अभी तो इन्हें ये नहीं पता है कि भाजपा कितनी सीट पर लड़ रही है, नीतीश जी कितने सीट पर लड़ रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि लालू जी की पार्टी कितने सीट पर लड़ रही है और कांग्रेस वाले कितने सीट पर लड़ रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि वीआईपी उस गठबंधन में है भी कि नहीं है। तो आपको जेडीयू की यही हालत देख के आपने ये बोला था कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा अगर उनको 25 से ज़्यादा सीट्स आएं? नहीं, ये तो हालत अभी उनकी बहुत बदहाल हो गई है। अगर वो सब सीट अच्छे से बांट भी लेते तो भी नीतीश कुमार की दल को 25 सीट नहीं आना है। इसके लिए आपको सेफोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले चुनाव में नीतीश बाबू की पार्टी 110 सीटों पर लड़ी और चिराग पासवान ने चुनाव के 5-7 दिन पहले जो जहां से मिला कोई कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े कर दिए। नीतीश जी का सीट शेयर घट के 42 पे आ गया। अब सेम सिचुएशन है, इस बार नीतीश कुमार 110 नहीं 100 सीट लड़ रहे होंगे, 105 लड़ रहे होंगे, और उन सीटों पर बाकी चीज ऑल थिंग्स इक्वल, उन सीटों पर जन स्वराज 3 साल की तैयारी से चुनाव लड़ रहा है। तो ऑल थिंग्स इक्वल 42 से तो नीचे आना ही आना है। ऑन टॉप ऑफ इट 5 years has passed, so there is an additional anti-incumbency। नीतीश जी के स्वास्थ्य का मसला है, उनके गवर्नेंस का मसला है, भ्रष्टाचार का मसला है। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर 5 साल पहले स्वस्थ सक्रिय नीतीश कुमार, उनका दल 110 सीट लड़ा, चिराग पासवान ने कुछ कैंडिडेट खड़े कर दिए तो उनको 42 सीट पर वो आ गए,
तो इस बार थके हुए, मानसिक तौर पर बीमार नीतीश कुमार, अगर वो 100 सीट पर लड़ रहे हैं और इस बार जनसुराज का एक बड़ा प्रयास, एक बड़ा विकल्प लोगों के पास होगा, तो 40-42 के, हाँ 25 तो बहुत ज़्यादा, मैं सेफ साइड में बोलता हूँ। अब देखिएगा कितने सीट आएंगी। What is at stake for Prime Minister Narendra Modi and Rahul Gandhi in these elections? For them there is nothing on stake. उनका कुछ स्टेक पे नहीं, इसीलिए वो रिलैक्स्ड हैं। आते हैं, राहुल गांधी आए, मोदी को गाली दे दिए, मोदी आए, राहुल गांधी को गाली दे दी। भाई बिहार की जनता का स्टेक पर है, राहुल गांधी मोदी के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? बिहार में किसी की सरकार बन जाए, राहुल गांधी के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? बिहार में किसी की सरकार बन जाए, मोदी जी के जीवन में क्या फर्क पड़ना है? आपको यही तो हम लोग कह रहे भाई, आप ऐसे लोगों की बात सुनकर वोट दे रहे हो जिनका कुछ स्टेक पर है ही नहीं। मोदी जी आए, राहुल गांधी को गाली दे दिया, राहुल जी आए, मोदी को वोट चोर बता दिया। इन दोनों ने पिछले 2, 3, 4, 5 महीनों में कई दौरे किए हैं यहाँ पर। आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दिए उन्होंने बिहार के बाढ़ के बारे में कुछ बोला हो, बिहार के पलायन के बारे में कुछ बोला हो, बिहार के बच्चों के पढ़ाई के बारे में कुछ बोला हो, बिहार के अफसरशाही पर कुछ बोला हो, बिहार में रोजगार के बारे में कुछ बोला हो? इनका कुछ भी स्टेक पे नहीं है। आपको नहीं लगता कि बिहार के इलेक्शन से राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर पे दोबारा से क्वेश्चन, की लीडरशिप पे क्वेश्चन कुछ नहीं होगा भाई। पिछले 25-20 वर्षों में राहुल गांधी 90% चुनाव हारे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 चुनाव लड़ी है, 90% से ज़्यादा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हारे हैं। क्या फ़र्क पड़ना है? उनकी पार्टी है, उनके पिताजी, उनके परिवार की पार्टी है, जब तक वो चाहेंगे तब तक उसका बने रहेंगे लीडर। अरे कितने सालों से मैं सुन रहा हूँ कि ये चुनाव आएगा तो उसके बाद राहुल गांधी का करियर खतरे में आ जाएगा। राहुल गांधी चिल हैं, उनको कोई चिंता नहीं। क्या राहुल गांधी पटना में बैठे हुए हैं? हम लोग जगे हुए। आप कह रहे सोने का टाइम मिल रहा है, आप देखिए राहुल गांधी आराम से बैठे हुए, उनके पार्टी को ये भी नहीं पता कितनी सीट लड़ रहे हैं। क्या इनका स्टेक पर होगा भाई? स्टेक पर बिहार के बच्चों का भविष्य है। ये वो लोग हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, इन्होंने और इन जैसे ज़्यादातर नेताओं ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि बिहार में सुधार हो ही नहीं सकता। अरे चलो ठीक है, जो हो रहा है बहुत है। इसीलिए तो ये दोनों दल जो है मैं अक्सर कहता हूँ बिहार की बदहाली के लिए जो जवाबदेह हैं वो लालू और नीतीश हैं, क्योंकि सरकारें इन्होंने चलाई हैं। लेकिन इसके असली गुनाहगार मोदी और भाजपा और कांग्रेस हैं। लोग समझते हैं कि बिहार के लोगों ने गलती की। भाई बिहार के लोगों ने तो लालू जी को एक ही बार जिताया 1995 में। उसके बावजूद लालू जी अगर 18 साल राज उन्होंने किया, 5 साल पहले 3 साल बाद में, तो वो तो कांग्रेस की मदद से किया। वही हाल नीतीश भाजपा का है। नीतीश जी को तो बिहार की जनता ने एक ही बार मौका दिया 2010 में, जब उनको 117 सीट आया था। उसके बाद जितने समय वो मुख्यमंत्री रहे वो तो मोदी जी और भाजपा की मदद से ही रहे। और ये कांग्रेस भाजपा इनकी मदद क्यों करते हैं? भाई बिहार से चंद 10, 15, 20 सांसदों का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे। बिहार में जो होता है होते रहे, ये तो गरीब राज्य है, इसको ऐसे ही रहेगा, ये तो इसमें सुधार होना नहीं है, मरने दो इनको ऐसे ही हालत पे। तो मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि देयर इज नथिंग ऑन स्टेक एज फार एज कांग्रेस लीडरशिप और बीजेपी लीडरशिप इज कंसर्न एज इन बिहार। आपने देखा कोई अमित शाह को यहाँ आके कुछ करते हुए? आपने देखा मोदी जी को आके यहाँ कुछ करते हुए? आया, 4-5 भाषण दिया, सरकारी खर्चे पे बिहार का ही आटा गीला किया। हम लोग मतलब बिहार के गरीब राज्य के पैसे पर आए, 4-5 यहाँ सभा की, यहाँ पर आकर बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, यहाँ पर आकर बात कर रहे हैं घुसपैठियों का। अरे भाई घुसपैठी तो मुद्दा है नहीं है बिहार में, ये क्यों बात कर रहे हो बेकार का? आफ्टर इलेक्शंस अगर हंग असेंबली होती है और एनडीए और इंडिया ब्लॉक आपको अप्रोच करते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, भाई पहली बात तो ऐसी कोई व्यवस्था होगी नहीं। हम लोगों ने कहा है कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से इस बात को कहता हूँ, अर्ज पे या फर्श पे इतने बड़े प्रयास के बाद जहाँ लोगों ने बात को सुन लिया, समझ लिया, उस पर विचार कर लिया, या तो सब कुछ सुनने समझने के बाद भी वो कहेंगे नहीं भाई मुझे नए लोगों पे, नई पार्टी पे भरोसा नहीं है, तो हम लोग को 10 से कम सीट आएगा। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अगर लोगों ने जो समझा है उसके अनुसार उन्होंने वोट किया तो 150 से ज़्यादा सीट कम से कम जनसुराज की आएंगी। बीच की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग की चिंता ही नहीं है। बीच की कोई व्यवस्था आएगी तो जो जिनकी आएगी वो समझे, हमें क्या फ़र्क पड़ना है। किसी ने कहा नहीं आपके 5-7 आ जाएंगे उसी सरकार बन जाएगी, हमें भैया उससे कोई लेना देना नहीं। जो लोग जनसुराज में जुड़े हुए हैं,
हम लोग यहाँ सरकार बनाने, एमएलए बनने नहीं आए हैं। हमें बिहार में पूरा आमूलचूल परिवर्तन चाहिए। नहीं होगा फिर से सड़क और समाज की राजनीति करेंगे। जो 8-10 लोग, 10 मान लीजिए आपने कहा 10 जीत गए, उनको बुलाएंगे, कहेंगे अगर सड़क की राजनीति, समाज की राजनीति करनी है तो बने रहो, और नहीं सत्ता विपक्ष में बैठना है तो जहाँ जाना है चले जाओ। So can I see it as also a dress rehearsal for 2029? नहीं, ये तो परिणाम बताएंगे। अगर बिहार में जनसुराज जीत गया तो देश की राजनीति का निडिल घूम जाएगा, देश की राजनीति की सुई घूम जाएगी। अगर नहीं जीते तो 5 वर्ष का और संघर्ष करेंगे, कोई चिंता नहीं। हम लोगों को कोई डेस्परेशन नहीं है। एमएलए बनकर क्या पालेंगे? एमएलए मंत्री बनकर जो मिल सकता है वो उससे बहुत ज़्यादा भगवान ने पहले दिया हुआ है। कोई अहंकार नहीं है। जो जीवन में सोचकर चले थे उससे तो बहुत ज़्यादा ऊपर वाले ने दिया है। अब हमारे देने की बारी है। अगर बिहार की जनता को समझा पाए तो अब हम लोग इनको कुछ देंगे ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी में भी उजाला है। जिस पढ़ाई से, जिस शिक्षा से हम लोग की जीवन सुधरी, बिहार के बच्चों का भी जीवन सुधरे, ये लक्ष्य है। कल की चार्जशीट जो तेजस्वी और लालू के अगेंस्ट आई है, वो आपको क्या लगता है कि वो आरजेडी को हेल्प करेगी या इसके अगेंस्ट करेगी? कुछ नहीं लगता। और लगता है आपको पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? कुछ नहीं लगता है। राजद और लालू परिवार पे इतने चार्जशीट आ गए, इतने इन्होंने भ्रष्टाचार किए, इतने अपराध किए कि लोग इन पर भ्रष्टाचार की खबर को पढ़ते भी नहीं है। कौन पढ़ेगा भाई? पिछले 20 साल से यही सुन रहे हैं कितने भ्रष्ट हैं, कितने जमीन लिखवा लिए, कितने तरह के घोटाले किए, कितने अपराध किए, कोर्ट ने जेल में डाल दिया। अब क्या उन पर नया क्या है? आपकी कमीज पहले से ही गंदी है, उस पर कोई एक छींटा ला के मार दे, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन महत्वपूर्ण बात जो हम लोग बता रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, जो हम लोगों ने प्रयास किया है कि राजद और लालू जी का परिवार या उनसे जुड़े हुए लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप है, अपराध का आरोप है, ये बात तो दुनिया जानती है। नई बात ये है कि ये जो भाजपाई हैं, एनडीए वाले हैं, जो अपने आप को साफ बताते हैं, ये कई मामलों में राजद से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में, अपराध के मामलों में। देखिए इनका उप मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। 7 लोगों की हत्या का आरोपी है, अभियुक्त है, सॉरी आरोपी नहीं है, अभियुक्त है। 7 लोगों की हत्या मतलब नरसंहार हो गया। बेल नहीं मिली है, कोर्ट में ट्रायल नहीं चला है, कोर्ट ने बरी नहीं किया है, सिर्फ नाबालिग होने का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर ये आदमी बाहर है। कोई पूछने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के मंत्री, हमने 200 करोड़ रुपए के उनके यहाँ संपत्ति का ब्यौरा दिया। तो फिर आप लालू से अलग कैसे हैं भाई? आप तो उनसे भी ज्यादा गिरे हुए हो। कम से कम वो तो लोग जान रहे हैं कि ये लोग गलत करते हैं, चोरी करते हैं, अपराध करते हैं। आप तो कंबल ओढ़ के घी पी रहे हो। तो लालू जी पर एक और केस हो गया, ये कोई खबर नहीं है। सम्राट चौधरी पर केस नहीं हो रहा है, ये खबर है। खबर ये है कि इतना लूटपाट के बाद भी अशोक चौधरी, मंगल पांडे जैसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। खबर ये है जिसको कोई चला नहीं रहा है। कैसे चलाएंगे? ऊपर से प्रेशर है, कोई तो चलाना चाहता नहीं। ये बात, अगर आप सोशल मीडिया को और बिहार के लोकल मीडिया, कुछ यूट्यूबर्स को छोड़ दें तो बड़ी मीडिया कहाँ चलाती है? इसको चलाने का उनकी हिम्मत ही नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं जाके पूछे भाई कि अशोक चौधरी पर कार्रवाई कब होगी, सम्राट चौधरी जेल कब जाएंगे, मंगल पांडे के अकाउंट का कौन हिसाब लेगा, दिलीप जायसवाल से कॉलेज कब खाली कराया जाएगा। किसी ने सवाल भी नहीं पूछा। लोग मोदी जी आते हैं, उनके बगल में ये लोग बैठते हैं। तो ये तो बिहार की जनता को देखना है भाई। जिसको तुम साफ बता रहे हो, जो अपने चाल चरित्र चेहरा के अलग होने का दावा कर रहे हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा देख लो तो राजद से भी गिरा हुआ है। आपकी सरकार अगर बन जाती है तो पहले 100 दिनों में व्हाट विल बी योर 3 प्रायोरिटीज एंड व्हाई? 100 दिनों में नहीं, पहले महीने में जो 6 चीजें हम लोग बता रहे हैं कि वो तो तुरंत होगा। पहला चीज तो ये फर्जी शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। बिहार में जो फर्जी शराबबंदी का कानून है, इसको हटा दिया जाएगा। दूसरा काम ये होगा कि 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र की हर महिला पुरुष को 2000 रुपये कम से कम मिलने लगेंगे। तीसरा काम ये होगा कि एक नया विभाग बनाया जाएगा जिसकी जिम्मेवारी होगी कि 1 साल के अंदर बिहार से बाहर गए 50 लाख जो लोग हैं उनको वापस यहाँ लाकर रिहेबिलिटेट कराया जाए। जॉब के मामले में उनको 10 से 15 हज़ार रुपये की रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए। चौथा काम ये होगा कि यहाँ पर जो लोग रोजी रोजगार करना चाहते हैं उनको 4% ब्याज पर
लोन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। 5वां काम ये होगा कि खेती को सीधे मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा, ताकि जो लोग भी नकदी की फसलों की खेती करना चाहते हैं उनको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में मुहैया कराए जाएंगे। 6वां काम ये होगा कि जो लोग जिनके गांव में पंचायत में स्कूल, सरकारी स्कूल की व्यवस्था खराब है, उनको ये अवसर दे दिया जाएगा कि आप अपने इलाके में, जब तक आपका सरकारी स्कूल नहीं सुधरता है, आप अपने इलाके में प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए, उसका फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा। और एक इन सारे कामों के साथ, पॉजिटिव काम के साथ, एक नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव काम होगा कि एक नया कानून बनाया जाएगा जिसमें 100 सबसे भ्रष्टतम नेता और अफसरों को चुनकर उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का प्रावधान किया जाएगा, ट्रायल कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि साल भर के अंदर अंदर 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसरों को न सिर्फ उन पर चार्जशीट फाइल किया जाए, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, बल्कि उनके द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति, बिहार से लूटे हुए संपत्ति को वापस उनसे लेकर बिहार के खजाने में जमा कराया जाए। ये एक वार्निंग है तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए? ये वार्निंग है उन सारे भ्रष्ट नेताओं के लिए, अफसरों के लिए, जो अभी से पूजा कर रहे हैं कि भैया कुछ भी हो जाए, जनसुराज ना आ जाए। उनको मालूम है जनसुराज आया तो उनकी दुर्दशा का दिन, उनके दुर्दिन शुरू हुए। बिहार की जो दुर्दशा हुई है, बिहार के परिवार, बिहार में रहने वाले लोगों की जो दुर्दशा हुई है, उनका दिन सुधरने वाला है और बिहार के लूटने वालों का दिन बिगड़ने वाला है। प्रशांत जी, एक क्वेश्चन सबके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, क्या प्रशांत किशोर खुद कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन एज कैंडिडेट, और अगर हाँ करेंगे तो क्या वो एक सीएम कैंडिडेट होंगे? नहीं करेंगे। अभी वो निर्णय हो गया है पार्टी में, चंचल सिंह जी का राघोपुर से करने के बाद। तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है, इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूँ तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊँगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा, उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी, लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। एंड आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, बट पार्टी को एक सपोर्ट? बिल्कुल, जो कर रहे हैं अभी, जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। In the past, your lot of political predictions have come true. So, what is your prediction for 14th November now? बिहार में नई व्यवस्था बनने जा रही है और भगवान ने चाहा तो इस कालखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना के लोग यहाँ पर गवाह बनेंगे। 14 तारीख को एक नया इतिहास रचा जाएगा और बिहार से जो ये कहानी शुरू होगी, ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से रुकेगी नहीं। आगे के रास्ते आपको यहाँ से खुलते हुए नजर आएंगे। अगर आप इलेक्शन नहीं भी कॉन्टेस्ट करते हैं तब भी क्या आप सीएम बनेंगे? अगर सीएम बनना कोई प्राथमिकता ही नहीं है। जो लोग चुनकर आएंगे चुन लिया जाएगा उनमें से सबसे बेहतर व्यक्ति को, कोई दिक्कत नहीं। सीएम बनना प्राथमिकता नहीं है। आपका एक सपना क्या है बिहार के लिए और अपने लिए? एक ही सपना है कि अपने जीवन काल में अगले 10 सालों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल देखना चाहते हैं और अपने जीवन काल में वो दिन भी देखना चाहते हैं जब लोग पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरे देश से बिहार में आए। तब मैं मानूंगा कि बिहार में विकास हो गया। तो अगर 14 नवंबर को फेवरेबल नहीं भी आता है तो आप स्टिल आपकी कर्मभूमि और बैटल ग्राउंड विल बी बिहार? फेवरेबल का मतलब क्या है? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपको पूरा एक कंप्लीट रिहॉल चाहिए, आपको सिर्फ 10-12 सीटों से नहीं चाहिए, 50 भी नहीं चाहिए, 110 भी नहीं चाहिए, 120 भी नहीं चाहिए, 130 भी नहीं चाहिए। आपने बोला आपको 130 से ऊपर वो भी हार है, वो भी हार तो है। आप किस नंबर को जीत मानेंगे? मैंने बताया आपको, अगर 150 से कम सीटें आए तो हार है और 150 से ऊपर आए तो वो जीत होगी जनसुराज की और आपकी। मेरी क्या जीत है? बिहार के लोगों की जीत है।